हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए संस्कृत का 2022 का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। और प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इस पूरे पेपर का A to Z सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा और बोर्ड के पेपर में कॉपी किस तरह से लिखना है वो भी मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। और प्यारे साथियों, बोर्ड की कॉपी को हल करते समय बोर्ड की कॉपी में कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से और इस कॉपी के माध्यम से हल करके दिखाने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, लास्ट तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस करना। प्यारे साथियों, जो भी 2023 का बोर्ड का पेपर आएगा सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आधारित आएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक ना। और प्यारे साथियों, इस वीडियो का मैं अंतिम टारगेट रखा हूँ, यहाँ पे जो भी लाइक कर रहे हैं यहाँ पे 2000 लाइक का, ठीक ना। तो प्यारे साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे साथियों सभी लोग इसको लाइक कर देना, ठीक ना। इस टारगेट को अचीव करवा देना। आइए सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे, आपका यहाँ पे अनुक्रमांक दिया रहेगा, रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड से मिला करके लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिख लेना। उसके बाद पेपर का कोड यहाँ पे सेम टू सेम उत्तर पुस्तिका में आपको यहाँ पे यही लिखना है कि 818 ए कोड का। तो जो भी आपका पेपर का कोड हो यहाँ पे लिख देंगे। 2022 का ओरिजिनल पेपर है संस्कृत का। समय आपका सेम टू सेम यहीं पे रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक आपका 70 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है भाई, कि सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, ठीक ना। सब कुछ बताऊंगा A to Z किस तरीके से हल करना है, वो कौन से आइडियाज है, कौन से विचार होंगे जिनको आप सभी की इस कॉपी में आप सभी को प्रस्तुत करना है, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है 7 नंबर का बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, ठीक ना। आप सभी से यहाँ पे पहले साथ ये क है और एक यहाँ पे ख है, ठीक है। 2 दिया गया है तो किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना है, ठीक ना। सबसे पहले तो बात यहाँ पे ये गलती नहीं करना है कि दोनों को हल नहीं करना है, किसी एक को हल करना है, ठीक ना। तो मैं आप सभी को इसको हल करके बता रहा हूँ, ठीक ना, कि कदाचित एवमपि दृश्यते यत्स्म समाजे प्रचलिता रूढ़ि समेषां कृते हितकारी न भवत् अतः प्रबुद्धा विद्वांसः तस्या रूढ़े विरोधमपि कुर्वन्ति परं तय आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शः स्थापत्ये यह कालांतरे समाजस्य कृते हितकरः भवति। अब ये करना क्या है, इसका सबसे पहले तो हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ में हम 2 चीज़ लिखते हैं, या तो पाठ का नाम लिखेंगे, ठीक है, और कवि का नाम लिखेंगे। उसके बाद इसका क्या करना है, अनुवाद करना है। अनुवाद मतलब कि हिंदी में इसका ट्रांसलेट करना है, अर्थ लिखना है, ठीक ना। तो सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो प्यारे साथियों आप सभी को यहाँ पे हेडिंग लगाना है, ठीक है, कि प्रश्नोत्तर संख्या 1। और इसका हम कौन सा खंड कर रहे हैं, तो खंड क कर रहे हैं। तो इतना तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इतना आसानी से हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे संदर्भ, ठीक है। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे, अब ये जो पैसेज है स्टेंजा दिया गया है। अब स्टेंजा समझते हैं कि सबसे पहले ये किस पैसेज से किस चैप्टर का है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यांकन, चैप्टर का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, नैतिक मूल्यांकन, शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से संदर्भ यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जो भी यहाँ पे देखो संस्कृत गद्य भारती है, इसको आप कामा में लगा सकते हो, ठीक है, ताकि एग्जामिनर का इसमें ध्यान चला जाए। उसके बाद जो चैप्टर का नाम है नैतिक मूल्यांकन, इसको भी आप घेर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे घेरा गया है, ठीक है। चाहे तो आप इसको ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इतना तो हो गया। अब यहाँ पे अनुवाद कैसे करेंगे, तो अनुवाद यहाँ पे एक एक लाइन का करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एक लाइन का, कि कदाचित एवमपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़ि समेषां कृते हितकरी न भवति। अब इसका अर्थ क्या होगा भाई, कदाचित मतलब होता है कभी कभी, एवमपि होता है मतलब कि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित परंपरा सभी के लिए हितकारी नहीं होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहली लाइन का यहाँ पे अर्थ हो गया।
अनुवाद हो गया। अगला जो हमारा लाइन है वो ये दिया गया है कि अतः प्रबुद्धा विद्वांसा तस्यारूढ़े विरोधमपि कुर्वन्ति। अब यहाँ पे देखो अगला इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि इसलिए जागरूक विद्वान रूढ़ी का विरोध भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला यहाँ पे लिखा गया परम। परम मतलब होता है लेकिन, परम तय आचरण से व्यवहारे नवीना आदर्श स्थापत्य। अब इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब ये हुआ कि परंतु उनके द्वारा किए गए आचरण के व्यवहार से नया आदर्श स्थापित किया जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे ये लिख लेंगे कि यह कालांतरे समाजस्य कृत्य हितकरः भवति। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार सदाचार में भी परिवर्तन दिखाई देता है, परंतु वास्तव में नैतिक मूल्य होते हैं जो कि उनमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से प्यारे साथियों हम इसका संदर्भ लिख लेंगे, फिर अनुवाद कर देंगे। ठीक है, तो इतना आपका यहाँ पे 7 नंबर क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे साथियों अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। अब इसको हिंदी में लिखना है भाई, तो हिंदी में ये तो आसानी से कर सकते हो। 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। 3 यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे विश्व कवि रविंद्र, आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देवा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि तीनों में से किसी एक पाठ का हिंदी में सारांश लिखना है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करोगे, तो इसको भी हल करने का बहुत ही बेसिक तरीका है। कैसे, यहाँ पे समझो। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे आप सभी को आइडिया बताया हूँ कि भाई किस आइडिया से लिख सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, और दूसरा का यहाँ पे कौन सा सेक्शन कर रहे हैं, तो क विश्व कवि रविंद्र। अब इसका हिंदी में हम क्या करना है, इसका सारांश लिखना है। हिंदी में क्या करना है, सारांश। अब यहाँ पे सारांश मतलब होता है पूरे पाठ का सार लिखना है, मतलब लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप सभी के यहाँ पे टॉपिक लिख करके लाया हूँ कि भाई इस टॉपिक पे आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे 4-5 टॉपिक लिखा हूँ कि प्रसिद्ध महाकवि। अब इस प्रसिद्ध महाकवि की क्या क्या फेमस पॉपुलैरिटी है इसके बारे में लिख देना 2 लाइन। फिर वैभव में जन्म, इनका जन्म किस लिए किया गया है, इसकी प्रतिभा क्या थी इनकी। ठीक है, ये किस मतलब की चीज़ में अपना ये बहुमूल्य योगदान दिए थे, इसके बारे में लिख देना। फिर इनकी शिक्षा क्या थी, मतलब कि ये शिक्षा में क्या क्या अपना योगदान दिए थे, इनकी भी मतलब ऑब्वियसली शिक्षा क्या थी, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद से साहित्यिक प्रतिभा के धनी, कि भाई इनका साहित्य में स्थान क्या था, इसके बारे में लिख देना है। और अंत में प्यारे साथियों आप सभी को लिखना है रचना, कि विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनकी बेसिक रचना कौन कौन से, इसमें 2-4 रचना का नाम लिख दोगे, आप यहाँ पे 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वे में आप सभी को कॉपी लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे कॉलम बना करके लिखना है, और यहाँ पे कॉलम खींच देना है ताकि यहाँ पे आपको असुविधा ना हो। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करिए। तो देखो प्यारे साथियों, ये जो तीसरा का और चौथा है इसमें दोनों से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये एक श्लोक दिया है। ठीक है, ये क्या दिया है, एक श्लोक दिया है। अब श्लोक में 2 श्लोक दिया है, दोनों में से किसी एक श्लोक को करना है, और यहाँ पे एक सूक्ति दिया है। ठीक है, तो सूक्ति 3 दिया है, 3 में से किसी एक को करना है, तो दोनों को बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से हल करना है सब कुछ यहाँ पे इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी को आइडिया लग जाएगा कि भाई कॉपी कैसे लिखते हैं, और कॉपी लिखते समय मैं आप सभी को अंत में बताऊंगा कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का क। ठीक है, यहाँ पे तीसरा का क वाला सेक्शन किया गया है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्मादि काव्य मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है, सबसे पहले तो इसका संदर्भ लिखना है, फिर हिंदी में इसका भी व्याख्या कर देना है, अर्थ लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य पद्य पीयूषम में संकलित सूक्ति सुधा शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन 7 नंबर का है, तो यहाँ से तो आपका यहाँ पे 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, और व्याख्या के लिए 5 नंबर क्लियर होता है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो इसको समझो कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। अब इसका मतलब क्या होगा, इस पहली लाइन का मतलब क्या होगा कि देखो भाषाओं में देवताओं की जो वाणी है संस्कृत प्रमुख मधुर गुण से भी युक्त और अलौकिक है। ठीक है, क्या हो जाएगी, अलौकिक है। तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसीलिए उसका काव्य मधुर है, उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन है। क्या हो जाएंगे, उसके सुंदर वचन है।
ठीक है, इतना आप क्या आसानी से कर सकते हो, बहुत ही इजी है। तो आपको अगर ये आ रहा है तो ये करो, अगर नहीं तो ये आ रहा है तो ये कर दो, दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, दोनों को हल नहीं करना है, बोला गया है किसी एक श्लोक को हल करना है। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी पे है कि एक सूक्ति का ससंदर्भ अर्थ लिखना है, संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या करना है। ठीक है, तो 3 दिया है, तीनों में से किसी एक को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ये जो लाइन है अगला जो गौ वाला है कि कर्मणत वाधा करस्तमा फलेषु कदाचन। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसका यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे फोटो चिपका दिया हूँ। अब इसका जो सबसे पहले तो संदर्भ लिख लेंगे कि प्रस्तुत सूक्ति परक या सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड में संकलित जो भी हमारा गद्य खंड है पद पीयूषम के गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। प्रसंग भी लिख देंगे कि प्रस्तुत सूक्ति में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ पे अर्थ लिख देंगे भाई कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल की प्राप्ति में नहीं। ठीक है, इसका जो अर्थ हो गया क्या हो गया, ये हो गया। अब व्याख्या कैसे कर सकते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना है, उसके फल के विषय में सोचना नहीं है। कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम्हें अकर्मण्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए तो व्यक्ति जीवित भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे पूरा क्या कर सकते हैं, इसका हम यहाँ पे व्याख्या भी कर सकते हैं। तो इतना यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब प्यारे साथियों, जो अगला हमारा जो क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी पे आधारित है। अगर आपको चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सेम टू सेम इसी पे एक श्लोक है, श्लोक भी आसानी से कर सकते हो, 5 नंबर यहाँ से स्कोर कर जाओगे। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये 3 सेक्शन दिया गया है, 3 क्वेश्चन में से किसी एक को करना है। ठीक है, संस्कृत का जो पेपर आता है बहुत ही ईजी आता है। ठीक है, एक पात्र का चरित्र चित्रण करना है, वो भी हिंदी में लिखना है। ठीक है, तो तीनों में से एक यहाँ पे कर लेना है, जो आपको आ रहा है आसानी से कर सकते हो, 4 नंबर यहाँ से स्कोर कर जाओगे। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों वो ये है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे 3 दिया गया है, तीनों में से किसी का 2 को करना है। अब यहाँ पे कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे लगाओगे हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 7। अब इसका क भी कर दोगे या ख कर दोगे, नहीं तो ग कर दोगे, तीनों में से किसी एक को करना है। तो मैं यहाँ पे केवल एक को बताया हूँ, बाकी आपको करना है। ठीक है, जो ख वाला है कि महात्मा गांधी कुत्र जन्मे लेभे, यानी कि महात्मा गांधी जो थे वो कहाँ पे जन्म लिए थे, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि पोरबंदर नामनी नगरे गांधी महाशयस्य जन्म बभूव, यानी कि जो भी महात्मा गांधी थे उनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। ठीक है, आसानी से इतना हो गया। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों वो ये है कि ये सबसे पहले ये आसानी से कर सकते हो। देखो अच प्रत्याहार के वर्ण है, ये तो बहुविकल्पी आसानी से कर सकते हो। अच प्रत्याहार वाला यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही है। उ री री ए ओ ऐ औ, ठीक है, आसानी से कर सकते हो। अब अगला है कि निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए कि भाई भ का क्या है, ठीक है, या द का क्या है, या इस द का भी क्या है, या इस घ का क्या है। तो आसानी से मुर्दा का है कि कंठ का है कि जीवा का है, ठीक है, आसानी से कर सकते हो। 1 नंबर का है, आसानी से मिल जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि किसी एक पद का संधि विच्छेद करना है, ठीक ना, कि मुनिन वंदे या हरिश्लती, ठीक है, भवो बंदम या शांतः का, किसी एक का क्या करना है, संधि विच्छेद कर देना या संधि का नाम लिख देना है। ये भी आसानी से हो जाएगा, 2 नंबर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिशुर पतत में संधि है, इसमें से कौन सी संधि है, इसके बारे में लिख देना है। ठीक है, 4 यहाँ पे दिया गया है, 1 ऑप्शन सही है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। ठीक है, यहाँ पे पितृ का दिया है, पितृ का चतुर्थी एक वचन बताना है कि पितृ का हो जाएगा पितृ। जैसे यहाँ पे देखो लिखने का आइडिया मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि कैसे लिखोगे। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 10 लिखा गया है। अब क वाला क्या है, पितृ का बताया, तो यहाँ पे बता देना है पितृ हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा क्या है, इसका ख वाला के निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए कि वारणी पद किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है। तो ये है द्वितीय विभक्ति द्विवचन, तो यहाँ पे आसानी से लिख दो ख, द्वितीय विभक्ति एक वचन, यहाँ पे लिख दो कि द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि किसी एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखना है। ठीक है, तो इसको भी आप सभी को मैं समझा दे रहा हूँ,
सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, पा का लिखा गया है कि पा का यहाँ पा मतलब होता है पीना। अब इसमें बताना है कि इसका धातु बताना है, लिट लकार करना है, फिर मध्यम पुरुष में बताना है और यहाँ पे एक वचन में बताना है। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो कि पास्यसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्यसी। देखो कितना अच्छा तरीके से लिखा गया है, ठीक है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि नयथा रूप है किसका है बताना है। तो ये है लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, ठीक है। तो यहाँ पे आसानी से कर सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, ठीक है। तो इसी वे में आप सभी को बोर्ड में कॉपी लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए छोड़ दिए, ऐसे लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर कि निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह करना है, ठीक है। यथाशक्ति मतलब होता है शक्ति के अनुसार, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम भी लिख देना है, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शक्तिमान का क्या हो जाएगा, अनति क्रम में, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास ख वाले का। नीलांबर में कौन समास है, तो बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो दोनों आसानी से कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्यारे साथियों, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 13 नंबर यहाँ पे देख सकते हो। बोला गया है कि रेखांकित पद में से किसी दो का पद का क्या करना है, विभक्ति और नाम लिखना है। विभक्ति से यहाँ पे बोला गया है कि घनश्याम, हस्ताभ्याम, आकाशात, स्थलाम, ठीक है। तो इसका क्या करना है भाई, विभक्ति का नाम लिख देना कि कौन सी विभक्ति इसमें यूज की गई है। ये भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, इसको देख लो। बोला गया कि एक पद में धातु एवं प्रत्यय का नाम लिखना है। इससे पठित्वा हो गया, हंतुम हो गया, चलनीय हो गया या आपीय हो गया, ठीक है। तो इसमें भाई सबसे पहले तो अगर पठित्वा का लिखोगे तो इसमें कौन सा धातु हो जाएगा, इसमें धातु हो जाएगा पट धातु, जिसे यहाँ पे देख सकते हो पट धातु लिखा गया है, ठीक है। इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, पठिता हो जाएगा। इसे यहाँ पे बोला भी गया है प्रत्यय लिखना है, तो इसका क्या हो जाएगा, पठिता हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करिए। से यहाँ पे बोला गया है कि भाई अहम पत्रम लिखाम, तो इसका क्या हो जाएगा, अहम का हो जाएगा मया पत्रम लिखते, क्या हो जाएगा, मया पत्रम लिख्यते, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, यहाँ पे अनुवाद करना है संस्कृत में ही कि तुम लोग बोलते हो मैं भोजन खाऊंगा, गीता को पढ़ना चाहिए, राम घर गया, पिता पुत्र के साथ बाजार गए, या गुरु को नमस्कार है, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हो। जिससे यहाँ पे बोला गया है कि तुम लोग बोलते हो, एवं बदंती हो जाएगा, ठीक है। अगला है जो कि मैं भोजन खाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, अहम भोजनम खादिष्यति हो जाएगा, ठीक है। गीता को पढ़ना चाहिए तो क्या हो जाएगा इसका, गीता पुस्तकम पठेत, ठीक है। घ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया है कि राम घर गया, तो इसका क्या हो जाएगा, रामम गृहम अगच्छः, ठीक है। अंग का क्या हो जाएगा कि पिता पुत्र के साथ बाजार गए, इसका क्या हो जाएगा, पिता पुत्रेण सह विपणि गच्छति, ठीक है। आसानी से हो जाएगा। अगला जो हमारा है कि गुरु को नमस्कार है, तो गुरु को यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हो, गुरुस्य नमस्कारम कुर्वन्त या गुरुवार नमो नमः, तो दोनों आसानी से कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को कर लेना, ठीक है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों वो ये है 17 नंबर क्वेश्चन। अब इसको समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि संस्कृत में 8 वाक्य में निबंध लिखना है, 8 वाक्य में, ठीक है। किसी एक पे लिखना है, ठीक है। तो मैं अगर आप मतलब कि किसी भी अगर मतलब कि गाइड से या अपने बुक से आसानी से देख कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे देखो लिख करके ला चुका हूँ, देखो आसानी से कर सकते हो कि राष्ट्र कवि महात्मा गांधी, इस पर आसानी से कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन बोला गया है कि 4 पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। इसका मतलब कि यूज करना है, 4 का क्या करना है, संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है। जिससे यहाँ पे बोला गया रमेशा इवाय इवाम सर्वदा तत्र कुर्वः श्रुत्वा सायं, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हो, जिससे मैं यहाँ पे लिख करके लाया हूँ, ठीक है। आसानी से देख सकते हो। इवाम का क्या हो जाएगा, इवाम कुत्र गच्छतः सर्वदा सत्यम वदेत्, यानी कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तत्रम स्वयं सत्यम भवति सर्वदा सत्यम वदस्यति, ठीक है। तो आसानी से ये भी कर सकते हो। तो प्यारे साथियों अब तो मैंने बता दिया कि भाई बोर्ड में किस तरह से कॉपी लिखना है। अब आइए मैं आप सभी को प्यारे साथियों ये बता दे रहा हूँ कि बोर्ड में कॉपी लिखते समय आप सभी को कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। तो प्यारे साथियों सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले सभी प्यारे साथियों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि बोर्ड में या प्री बोर्ड के पेपर में, अर्धवार्षिक पेपर में
आप सभी को इस तरीके से रेड पेन, ब्लैक, ब्लू पेन, ठीक है, मतलब रेड पेन का मतलब कहने का सेंस क्या है कि ब्लू और ब्लैक पेन के सिवा किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी रेड पेन का या किसी भी अदर कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले तो ये गलती नहीं करना है। उसके बाद सेकंड गलती ये नहीं करना है कि ये जो हेडिंग लिखा गया है ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब आपको इसी पेन से लिख दिए हेडिंग आपको ब्लैक पेन से देना है, तभी एग्जामिनर अच्छा इंप्रेस करेगा। ठीक है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ठीक है, ये आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है। और यहाँ पे हेडिंग लगाने से पहले इसको हाशिया को खींचना कंपलसरी है। ठीक है, इतना बात हो गया। और बोर्ड की कॉपी जो होती है, बोर्ड की कॉपी में आप सभी लोग यहाँ पे लास्ट में अपना रोल नंबर जरूर डालिएगा। ठीक है, उसके बाद से देखो ये जो अपना नाम है, अनुक्रमांक, इसको भी भरना है, नाम भी लिखना है। ये अपने बोर्ड की कॉपी जो मिलती है उसमें अपना ये कोड और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिना रोल नंबर लिखे चले आए, तो भाई करने से कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी को इतने सारे बोर्ड में गलती नहीं करना है। और आप अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बना करके लिखो, ऐसा नहीं गाना वगैरह लिख दो, एग्जामिनर मतलब कि कोई भी दूसरा गलत बात लिख दो कि किसी से मतलब कसम वसम की बात नहीं लिखना है। ठीक है, इतना सारा गलती नहीं करना है वरना फेल कर दिए जाओगे। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बताना मेरे कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना कि आज का जो हमारा प्रयास कैसा रहा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक अपना देना। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में सारा बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।